हेलो दोस्त, आपको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 12 का फिजिक्स चल रहा है, तो उसी में एक टॉपिक लेकर आए हम लोग, एम्पियर का परिपथीय नियम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसे एम्पियर का नियम भी कहा जाता है या एम्पियर का परिपथीय नियम भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो ये सारे चीज़ हम पहले इसलिए लिख लेते ताकि टाइम थोड़ा कम लगे, क्योंकि अगर वीडियो में ही अगर लिखे तो टाइम थोड़ा सा वीडियो का लंबा हो जाए, तो शॉर्ट टाइम में हम लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समीकरण, यहाँ एक वर्ड आया है रेखा समाकलन। तो रेखा समाकलन पहले क्या होता है ये हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है। तो देखते हैं यहाँ पे रेखा समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र एवं लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल का समाकलन चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन करना। कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। बोला क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र एवं लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल। मान लेते हैं कि कोई करंट है, इस तरह से कोई एक परिपथ है, उसमें करंट मान लेते हैं कि I1 और जा रहा है I2, मान लेते हैं कि I1 I2, और मान लेते हैं कि I3 यहाँ से निकल रहा है। कोई एक सिस्टम है जिसमें I1 करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, और इससे I3 जो है वो इससे निकल रहा है। तो ये जो करंट है इसके कारण इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं इशारे के कारण यहाँ पे P बिंदु पर क्या मानते हैं कि P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इस सब के कारण इस पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो जिस तरह से गॉस के नियम में क्या होता है कि गॉसीय सतह का अभिकल्पना करते हैं, एक गॉसीय सतह का इमेजिन करते हैं, उसी तरह से एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ने के पहले जो हमको रेखा समाकलन पढ़ना है, उसमें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है, उस बिंदु से एक पथ यानी कि एक सतह यानी कि एक वक्र हम लोग इमेजिन करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये सतह कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से राउंड मतलब एक वृत्तीय पथ मान लेते हैं इस पॉइंट से होते हुए। अब इस पॉइंट पे इस सब के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र B, क्या मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र B इधर की ओर होगा, इधर से इधर, ये डायरेक्शन में। अब देख रहे हैं, अब इसके डायरेक्शन अल्पांश लंबाई जो है, अल्पांश लंबाई, तो ये जो पथ माने हैं इसका अल्पांश लंबाई मान लेते हैं यहीं पे क्या DL, क्या मान लिया अल्पांश लंबाई DL, क्या मान लिया DL। अब इसका एंगल देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देखते हैं, तो राइट हैंड रूल लगाते हैं। अंगूठा किधर की ओर होता है, धारा की डायरेक्शन, तो धारा कहाँ जा रहा है, इधर ऊपर की ओर। अब इस चार अंगुली को कहाँ रखते हैं कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकलना उसकी डायरेक्शन तो इधर की ओर होगा। अब इसको जिधर मोड़ेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगा, उधर की ओर होगा। तो अल्पांश लंबाई भी ऐसे ही था, ये वृत्त है, वो वृत्त इस तरह से है, तो अल्पांश लंबाई ऐसे है, और ये धारा की दिशा ऊपर। अब इसको मोड़ेंगे तो अल्पांश लंबाई के परपेंडिकुलर जा रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब जिधर के अल्पांश लंबाई है उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। ये जो B है वो इधर की ओर ही है, यानी कि DL और B के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। कितना बन रहा है, 0 डिग्री। इतना क्लियर है। तो अब देखते हैं डिफिनेशन के अनुसार कि चुंबकीय क्षेत्र एवं लंबाई के अल्पांश, चुंबकीय क्षेत्र कितना है B, इसमें देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र कितना है B, एवं लंबाई के अल्पांश कितना है DL के अदिश गुणनफल। एक होता है सदिश गुणनफल, एक होता है अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल मतलब वेक्टर प्रोडक्ट और अदिश मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो अदिश गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट। तो जब इसका अदिश गुणनफल करते हैं और अदिश गुणनफल का समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र समाकलन कहलाता है, रेखा समाकलन कहलाता है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और इसका जो समाकलन होता है वही रेखा समाकलन कहलाता है। ये क्या है, रेखा समाकलन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल। तो जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन BDL cos थीटा। यही ना होता है डॉट प्रोडक्ट में, जैसे A डॉट B है तो AB cos थीटा।
है ना, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है जिसको क्या लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। उसी तरह से क्या है बी डॉट डी एल, तो इसका क्या हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। तो ये जो हुआ वो हो गया रेखा समाकलन। तो ये रेखा समाकलन समझ में आ गया। अब देखते हैं कि परिपथीय नियम कहता क्या है। तो क्या बोल रहा है कि किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र, ये बंद पथ है, इसका चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन, ये जो रेखा समाकलन है, ध्यान से देखिएगा, ये रेखा समाकलन जो है यहाँ से ये जो रेखा समाकलन कितना है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। थीटा क्या है ये जो डी एल है और बी के बीच का एंगल है। ये जो बी डी एल कॉस थीटा रेखा समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता के मान एवं उस बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं के बीच गणितीय योग के गुणनफल के बराबर होगा। ये जो धारा जा रहा है इसका बीज गणितीय योग, मतलब कि अगर इस तरह से बीज गणितीय योग निकाले, समेशन ऑफ आई जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3। क्यों? क्योंकि I1 और I2 एक ही डायरेक्शन, उसका उल्टा डायरेक्शन I3, तो I1 I2 जुड़ेगा और I3 क्या घट जाएगा। तो ये बीज गणितीय योग हो गया किसका, धाराओं के बीज गणितीय योग। और निर्वात की चुंबकशीलता को हम लोग म्यू नॉट से दर्शाते हैं। ये दोनों का गुणनफल इस रेखा समाकलन के बराबर होता है। किसके अनुसार? एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। तो ये जो है वो म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई के गुणनफल के बराबर होगा। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको और तोड़ के लिखे थे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ I1 प्लस I2 माइनस I3। इसको अगर पुट कर दे समेशन को यहाँ पे माइनस I3, ये वाला समेशन ऑफ I के जगह वैल्यू, तो ये हो जाएगा एम्पियर का परिपथीय नियम। तो यही था एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या करता है। तो इसमें एक वर्ड आया था रेखा समाकलन। पहले देख लेते हैं कि रेखा समाकलन होता क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के अल्पांश, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के अल्पांश डीएल, ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही रेखीय समाकलन यानी रेखा समाकलन कहलाता है। और ये जो रेखा समाकलन है वो म्यू नॉट और जितने जो करंट जा रहा है उसका जोड़ के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन ही एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो ये तो समझ गए कि एम्पियर का परिपथीय नियम है, लेकिन यहाँ पे हमको जानना ये है कि एम्पियर का परिपथीय नियम का यूज कहाँ पे करते हैं। तो जिस तरह से हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन क्या क्या होता है, तो उसी तरह से हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि आखिरकार इसका यूज कहाँ पे होता है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग।